हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शुभम और आज हम बीएससी पार्ट थर्ड सेमेस्टर 5 पेपर न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इस पेपर के अंदर हम 5 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़, फिर है न्यूक्लियर के मॉडल्स, फिर है फिजन फ्यूज़न और फिर रिएक्शंस और फिर रेडियो एक्टिव डीके। तो यूनिट फर्स्ट है वो सिर्फ न्यूक्लियर की प्रॉपर्टीज़ है। न्यूक्लियर क्या होता है, क्या न्यूक्लियस क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले जैसे अपने हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि भाई एक छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, ऐसे ये बीच में प्लस लगाते हैं, पॉजिटिव रहता है, इसके चारों ओर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब होता क्या है कि इसके अंदर जितना मास है, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसकी मिड पार्ट की। मिड पार्ट इसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियस। ध्यान रखना, इस न्यूक्लियस का शेप जरूरी नहीं है सर्किल या एक स्फेयर की फॉर्म में हो। यह एक प्रोबेबल एरिया है कि इस एरिया के अंदर अंदर एक हाई डेंस पार्ट है जिसको अपन न्यूक्लियर कहते हैं। अब न्यूक्लियस कहते हैं। अब ये कैसे डिफाइन होता है कि कितना रेंज का है, कितना मोटा है, क्या है इसकी विड्थ, कितना बड़ा है, तो इसको देखने के लिए हमने क्या किया, इस पे एक अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड करवाया। स्कैटरिंग कराया तो जितने डिस्टेंस दूर से ये स्कैटर्ड हो रहा है उस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, और ये होती है इस न्यूक्लियस की रेडियस, है ना। तो कैसे पता करते हैं कि भाई इस न्यूक्लियस है और कितनी डिस्टेंस पे है। तो इसको स्टार्टिंग की थी, सबसे पहले जो फर्स्ट साइंटिस्ट आए थे वो थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग की थी। कैसे स्कैटरिंग की थी, उन्होंने कुलाम स्कैटरिंग की। कुलाम स्कैटरिंग कैसे होती है, तो देखो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल जाएगा, अल्फा पे कोई चार्ज है और आगे एक न्यूक्लियस है उस पर कोई चार्ज है, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में क्या लगता है, कुलाम फोर्स लगता है। और स्कैटर्ड हो रहा पार्टिकल तो कुलाम स्कैटरिंग। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग को बोलते हैं कुलाम स्कैटरिंग ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स बाय ए न्यूक्लियस। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के जब डिस्कवर हो रहा था, इसकी थोड़ी सी कहानी है, वो कहानी थोड़ी सी समझ लो, इजी है, आराम से समझ में आ जाएगी, ऐसा कोई टफ पार्ट नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था किसने, जे जे टॉमसन ने किया था। उन्होंने एक अपना एक परमाणु मॉडल दिया जिसके अंदर जो एटम है उसकी रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम के लगभग है और उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज स्फेयर है जिसकी जिसमें एटम का मास और उसका एटम का मास मतलब जैसे एटम है उसका जो होल मास, उसका पूरा मास कहाँ सेंटर्ड है, वो है न्यूक्लियस के अंदर, और उस पर जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। और उस स्फेयर का जो वॉल्यूम है, उसके वॉल्यूम के अंदर जगह जगह पे हर डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं या रखे हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, अब रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया, टॉमसन ने अपना मॉडल दिया, इसको वेरीफाई करने के लिए रदरफोर्ड ने अपना मॉडल अपने ऊपर अपने के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने किया एक फॉइल ले ली। रदरफोर्ड प्रपोज मॉडल फॉर रेडियो एक्टिव बाई प्लेसिंग ए थिन मेटल। ध्यान रखना, पहले मेटल की प्लेट लिए, जो गोल्ड फॉइल करता है ना, ये यूज अभी नहीं करना है। मेटल की प्लेट ली टू प्रोड्यूस रेडियो वेव्स स्कैटरिंग पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पाथ। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड स्कैटरिंग। स्कैटरिंग तो समझते ही हो, है ना। स्कैटरिंग, इफ दिस मॉडल इज करेक्ट, अगर ये मॉडल जो दिया टॉमसन ने, अगर ये करेक्ट है, अगर ये करेक्ट है तो रेज शुड हैव बीन स्कैटर्ड फ्रॉम दिस, बट दिस डज नॉट हैपन। उन्होंने कहा कि अगर ये मॉडल सही है तो 1 डिग्री के एंगल से भी कम में ये स्कैटर्ड हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। तो फिर इनके रदरफोर्ड के साथ में काम करने वाले दो और इनके मतलब दोस्ती थे, इन्होंने 99 में क्या किया, गाइगर और मार्डिसन ने इस एक्सपेरिमेंट को वापस किया। अब की बार क्या लिए, जो मेटल की जो प्लेट थी, मेटल की जो फॉइल पेपर था, उसकी जगह इन्होंने गोल्ड फॉइल ले लिया, उस पर अल्फा पार्टिकल दिखाया। जैसे ये गोल्ड फॉइल है ना, इस गोल्ड की फॉइल के ऊपर एक अल्फा पार्टिकल डाला गया। अब यहाँ देखो, यहाँ ऐसे न्यूक्लियस बने हुए हैं ना, ऐसे एटम है कोई जैसे एयू है, गोल्ड है ना, तो गोल्ड का एटॉमिक मास नंबर और उसका एटम, उससे ये टकराएगा और वापस स्कैटर्ड हो जाएगा। टॉमसन बोलता है टकरा के 1 डिग्री के कम एंगल से वापस स्कैटर्ड होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो इसके जगह क्या लिया, गोल्ड फॉइल लिया। अब गोल्ड फॉइल के अंदर क्या है, गोल्ड फॉइल में जो हाई डेंस पार्ट है उस पर अल्फा पार्टिकल गिरा है, तो देखा गया कि जो बहुत मोस्टली अल्फा पार्टिकल थे वो अपनी डायरेक्शन, जो अपनी जो जिस
वेव्स जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते में सीधे चले गए, कुछ थे जो स्मॉल एंगल से गए थे, कुछ लार्ज एंगल से गए थे, और कुछ पार्टिकल्स जो है वापस गए और उसी डायरेक्शन में वापस आ गए, यानी 180 डिग्री से रिपीट हो गए वापस से। ठीक है, ये तो 1909 यानी 1909 में बता दिया। फिर जो ये बात जाके रदरफोर्ड को बोली गई, उनके मतलब उनके उनके दोस्तों ने बताई। तो फिर रदरफोर्ड ने 1911 में 1911 में रदरफोर्ड ने अपना एक नया एक्सपेरिमेंट दिया, जिसके बिहेव पे अपन क्या कर सकते हैं, नाभिक की खोज कर सकते हैं। अब न्यू रदरफोर्ड ने क्या बताया कि लार्ज एंगल स्कैटरिंग तभी संभव है जब परमाणु का जो पॉजिटिव पार्ट है वो बहुत छोटी जगह, छोटे एरिया में हो और बहुत हाई डेंस पार्ट में हो, ताकि जो पॉजिटिव आयन है उससे अल्फा पार्टिकल का क्या हो, रिपल्सन हो, स्कैटर्ड हो, यानी प्रकीर्णन बोलते हैं, स्कैटरिंग हो और रिपल्सन हो, गुलाम गुलाम रिपल्सन है ना, वो वाली बात कही थी इन्होंने। किसने? रदरफोर्ड ने 1911 में। फिर क्या हुआ था, फिर आगे देखते हैं। तो ये कहानी की फॉर्म में है। तो फिर क्या हुआ था, परमाणु जो मतलब एटम था, उसका जो एटम का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है और जो मास है वो एक छोटे से एरिया में स्कैटर्ड है, मतलब छोटे से एरिया में सेंटर्ड है। तो जिस जगह सेंटर्ड है उसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसकी रेडियस 10⁻15 मीटर होती है। 10⁻15 मीटर यानी फर्मी, एक फर्मी बराबर 1 फर्मी बराबर 10⁻5 मीटर, है ना। ये देखो, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इस पूरे एटम, ये एक एटम हो गया पूरा मिला के, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन मिल के। अब इस एटम का जो भी पूरा जो मतलब इसका जो मास है वो सारा सेंटर्ड है ना। तो ये बातें की थी। अब स्कैटरिंग, रदरफोर्ड ने अपनी स्कैटरिंग तो दे दी, थ्योरी तो दे दी। अब इस थ्योरी पे एक डेरिवेशन भी दिया था रदरफोर्ड ने, कैसे इसको एक्सप्लेन किया था वो देखते हैं अपन, है ना। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि पहले रदरफोर्ड ने कुछ अजम्पशंस माने कि अगर मेरी ये बात मानते हो, पोस्टुलेट्स बोलते हैं, तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी आगे आने वाली जो भी जितनी बातें हैं। तो सबसे पहली बात क्या, अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो नाभिक की तुलना में, यानी जो न्यूक्लियस है उसकी तुलना में कम होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो कम होना चाहिए, और अल्फा कण की टक्कर से नाभिक की स्थिति में परिवर्तन, ऐसा नहीं अल्फा कण जाके टक्कर मारा और नाभिक खिसक गया, उसकी स्थिति चेंज नहीं होनी चाहिए, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी। किसकी? न्यूक्लियस की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी न्यूक्लियस की तुलना में इसका मास कम होना चाहिए, इसका मास कम होना चाहिए, तभी काम होगा। और जो न्यूक्लियस है और अल्फा पार्टिकल दोनों पॉइंट पॉइंट पार्ट होंगे, ठीक है। और अल्फा और न्यूक्लियस दोनों के मध्य स्कैटरिंग होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उस न्यूक्लियस के चारों ओर, उनका जो इफेक्ट है वो बिल्कुल जीरो होगा, यानी नगण्य होगा। ठीक है, और जो जो भी एटम है उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके सेंटर में होगा और बहुत छोटे से वॉल्यूम के अंदर ही कंटेन होगा उसका सारा जितना भी पार्ट है। ठीक है, तो ये सारी बातें मानी थी रदरफोर्ड की, और रदरफोर्ड की बात मानते हुए उन्होंने स्कैटरिंग का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, होता क्या है इस एक डायग्राम से समझ लो। डायग्राम से ये बोल रहा है कि यहाँ एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल और हमारा न्यूक्लियस है। यहाँ न्यूक्लियस की रेंज है कि मैं इतना बड़ा हूँ, माना इतना बड़ा हूँ, तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं अपन इम्पैक्ट पैरामीटर, कि यहाँ से इसने इसका प्रभाव डालना शुरू कर दिया कि भाई तू जा तो सीधा रहा था, लेकिन मेरा प्रभाव इतना है कि इसको रिपेल कर दूंगा और ये स्कैटर्ड हो जाएगा एक थीटा एंगल से। P1 है स्टार्टिंग वाले पॉइंट, स्टार्टिंग वाले बिंदु का मोमेंटम, वो P2 है हमारे एग्जिट वाले मोमेंटम। ठीक है, और ये N का मतलब न्यूक्लियस है, B मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर, ये B जो है ये इम्पैक्ट पैरामीटर है। ठीक है, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, ZE। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है, 2E। अल्फा पार्टिकल में चार्ज हो गया ना, अल्फा पार्टिकल मतलब वो क्या हो गया, ये होता है अल्फा पार्टिकल 4He2। तो इस पे चार्ज कितना है, 2। आवेश कितना है, चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन है। फोर्स लगाया KQ/R², KQ1 Q2/R², तो KQ1 Q2, ये एक आवेश है ये एक आवेश, दोनों कुलाम फोर्स लगा ना दोनों के बीच में, 1/4πε0 K बराबर, और R² नीचे आ गया। सॉल्व किया इसको, सॉल्व करने के बाद में पता चला कि F इज डाइप्रोपोर्शनल टू R², यानी जो जो पाथ है वो कैसा होना चाहिए, हाइपरबोलिक पाथ होना चाहिए। जो ये पाथ है ना हमारा वो हाइपरबोलिक पाथ होना चाहिए। ये बात कब बताई थी किसने, रदरफोर्ड ने। इसके डेरिवेशन को अपन आगे आगे बढ़ाते हैं। देखो मेन है, देखो अपन को रिलेशन फाइंड करना है किसमें, थीटा और बी में। थीटा क्या है, स्कैटरिंग एंगल है, बी इम्पैक्ट पैरामीटर है, P2 है जो अल्फा कण का फाइनल क्या है,
फाइनल मोमेंटम और ये है हमारा इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, नाभिक क्या है, वेट ज़्यादा है, इसके कारण क्या है, वो रुका हुआ है, स्थिर है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दोनों इक्वल होगी। ये बता ही दिया मैंने, P1 ये P2 आया, स्कैटर्ड हुआ, आगे चला गया। इसमें हमने पता ही कर लिया, थीटा पूरा थीटा है तो आधा कितना हो, θ/2। ये P1 है, P1 और ये P2, तो क्या निकल गया, ये वाला एंगल फाइंड कर लिया अपन ने, कितना आ गया 1/2 पाई माइनस थीटा। क्लियर है। अब देखो फाइनल और इनिशियल बराबर है दोनों, तो P बराबर क्या होता है mv, दोनों का डिफरेंस लिया तो क्या आ गया डेल P बराबर P2 माइनस P1। डेल P बराबर क्या आ गया P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस 2 P1 P2 कॉस थीटा। ठीक है, P बराबर mv रखा, mv को मैंने बाहर ले 2 1 माइनस कॉस थीटा बचा। नेक्स्ट में क्या किया, हम जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी बराबर क्या होता है डेल पी। ठीक है, डेल पी की वैल्यू रख दी कितनी 2mv, इसको क्या लिखते हैं साइन 2 थीटा, यानी 2 साइन थीटा का फॉर्मूला ना, साइन 2 थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 वाला। ठीक है, अब देखो एफ डी टी है, हम जानते हैं ये कि एफ डी टी को जब सॉल्व करते हैं तो एफ कॉस फाइव डी टी आता है। फाइव जो है हमारा क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, इधर क्या दिख रहा है, इधर ये वाला दिख रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, ये यहाँ रख दी, ये यहाँ रख दी, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट। अभी देखते हैं लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है, तो मैंने ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है। ठीक है, यही बात हुई थी, अल्फा पार्टिकल आ रहा था, आगे स्कैटर्ड हुआ, यहाँ P1 है, यहाँ P2 है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ने इस पर फोर्स लगाया परपेंडिकुलर, ये मोमेंटम हो गया इधर, मोमेंटम से इधर कितना है 1/2 पाई माइनस थीटा, इधर है 1/2 माइनस पाई माइनस थीटा। ये एंगल है क्रिटिकल एंगल, किस किस के बीच में, फोर्स और मोमेंटम के बीच में क्रिटिकल एंगल फाई है, और ये थीटा चल ही रहा था। इससे इसमें देखा तो कितना आ गया 1/2 पाई माइनस थीटा, और इधर आ गया 1/2 पाई माइनस थीटा। ये कहाँ से समझना है, ये आपको समझना है यहाँ से। क्लियर है। अब देखो हमें डी टी को चेंज करना है, डी टी को क्या लिख सकते हैं dt/d5 डी फाई से डी फाई कैंसिल करोगे तो वापस डी टी आ जाएगा। डी टी अपॉन डी फाई की वैल्यू क्या है, देखो ये जो हमारा डी टी लिख रखा है ना, यहाँ देखो, यहाँ जो डी टी लिख रखा है, इसको उठा के यहाँ रखना है, रख दोगे, इसको उठा के यहाँ रखना डी टी की जगह, तो रख दिया, लिमिट लगा दी -π/2 से +π/2 बाई थीटा बाई 2 से। क्लियर है। mv² इक्वल टू कॉस थीटा, सॉरी कांस्टेंट, जो कि होता है mv² यानी जो एंगुलर मोमेंटम है जे, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। देखो अब आगे चलते हैं, mv² इक्वल टू क्या लिखा मैंने m⍵²r बराबर क्या हो गया mvb, m से m कैंसिल हो गया तो क्या बच गया ω⍵r²v इक्वल टू vb, ओमेगा बराबर क्या हो गया vb अपॉन r²। ठीक है, 1/ω dt/d5, इसका उल्टा कर दिया, 1/ω नहीं, इसको उल्टा कर दिया, r² ऊपर vb नीचे, उस dt/d5 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, यानी ये r²/vb पुट कर दिया, ये रहा, दिख गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहली बात, जो भी cos फाई और d फाई दिख रहा था, इसको एक तरफ, बाकी सबको उधर भेज दिया, यानी vb उधर चला गया, f की वैल्यू थी, f की वैल्यू ये रही, ये वैल्यू यहाँ रखी और इसको भी उधर भेज दिया, सारे उधर चले गए, बस केवल cos फाई और फाई बचा। लिमिट अप्लाई की, cos फाई का क्या होता है, cos फाई की लिमिट क्या होती है साइन फाई, cos फाई का इंटीग्रल क्या होता है साइन फाई, और इसमें साइन फाई की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी और वापस से आ गया 2 cos थीटा, और इधर क्या बच गया cot थीटा। देखो ये साइन है, ये कॉस है, ये चला गया इसके नीचे, तो क्या हो गया साइन θ/2, नहीं cos θ/2 बाई साइन θ/2, तो कितना हो गया cot θ/2, बाकी सारी वैल्यू इधर है ही। क्लियर है। आगे देखो 4 बाहर आ ही गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कैलकुलेटिव छोटा बहुत कैलकुलेशन तो आनी ही चाहिए तुमको भी। ई बराबर क्या होता है mv², तो ये mv² को मैंने ई लिख दिया, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। cot θ/2, अब cot θ/2 का कहाँ यूज़ करते हैं वो देखते हैं। f बराबर होता है स्कैटरिंग फॉर्मूला है, f बराबर NTA सिग्मा अपॉन a। ठीक है, f बराबर क्या आ गया NT πb², सिग्मा की वैल्यू रख दी, ये से कैंसिल हो गया, और सिग्मा बराबर हो गया πb², क्रॉस सेक्शन बोलते हैं इसको, है ना। ठीक है, अब देखो पाई NT, b की वैल्यू रख दी, b कहाँ गया, b बराबर क्या हो गया ZE²/πe² cos थीटा, ये रहा b है ना, इसको एक तरफ बाकी सबको उधर कर दिया, इसको उधर ले गए, b को अलग अलग रख दिया बाकी, फिर b की वैल्यू यहाँ रख दी स्क्वायर करके। ठीक है, f है, df करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रल करना, वो सॉरी डिफरेंशियल करना पड़ेगा। एक बार डिफरेंशियल किया किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो cot स्क्वायर थीटा का 2 आगे आ गया, cot थीटा का क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा/2 डॉट 1/2 आ गया, 1/2 से कैंसिल हो गया।
अब क्या बचा, ये होता है एन ऑफ थीटा। एन ऑफ थीटा बराबर क्या होता है, एन आई डी एफ अपॉन डी एस। डी एफ की वैल्यू यहाँ रखनी है और इसको ओपन करना है। अब कैंसिल जो कट रहा है उसको काट दो। कैसे कटता है बता दो, ये देखो कोस स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/sin²θ/2। एक साइन यहाँ है, एक साइन यहाँ है, इसका करेंगे क्या आएगा, कॉस अपॉन साइन। तो नीचे साइन की कितनी टर्म हो गई, एक, दो, तीन, और एक इसकी आएगी वो चार। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा नीचे साइन की कितनी पावर बची, चार। तो ये आएगा ना sin4θ/2। बाकी ये सब कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट हो गया, तो एन ऑफ थीटा किसके बराबर हो गया, sin4θ/2 के। क्लियर है यहाँ तक सारा मामला क्लियर है। ये है डेरिवेशनल फॉर्मूला एन ऑफ थीटा का, क्रॉस सेक्शनल रदरफोर्ड का स्कैटरिंग फार्मूला बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ तक फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ है इसका। ये जो डेरिवेशन है इसको आराम से देख लो, हाथ अपने घर पे बैठ के हाथ से करके देख लो कि भाई हो रही है कि नहीं हो रही, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है लिमिट की, डिफरेंशियल की वैल्यू रखने की, और फॉर्मूले से मतलब उस डायग्राम से कैसे निकालना है, वो सारी बातें यहीं से स्टार्ट होती है डेरिवेशन। जब न्यूक्लियस स्टेबल है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तब स्टार्ट होती है डेरिवेशन। क्लियर है, तो इसको एक बार घर बैठ के करना। छोटी सी डेरिवेशन है, ज़्यादा बड़ी डेरिवेशन नहीं है। ये आती है कभी कभी एग्जाम में आ जाती है, 15 मार्क्स में या 10 मार्क्स में आ जाती है कभी कभी, क्योंकि स्टार्टिंग तो न्यूक्लियस की इसी से ही हुई थी इसीलिए। ठीक है।